हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2023 को लेकर हम प्रैक्टिस सेट जो चालू किए हैं, ये आज का हमारा हिंदी का 12वां प्रैक्टिस सेट है। आज का यह प्रैक्टिस सेट ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट पर आधारित है। यह पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस निकाला है जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस लगातार चल रहा है। दोनों टाइम आपको एक एक वीडियो उसके मिल रहे हैं। सामान्य ज्ञान के साथ साथ करंट अफेयर वीडियो स्पेशल यूथ पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर आया है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से वो भी आपको कराया जा रहा है। इसके साथ साथ फटाफट रिवीजन सीरीज के माध्यम से हम जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं उसको 2-2, 3-3 मिनट में कवर करा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाली सरकारी पत्र क्या कहलाता है? यानी केंद्र सरकार जो सभी राज्य सरकारों को पत्र भेजता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है परिपत्र। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आइए ऑप्शन को देखते हैं। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। जो शासकीय पत्र होंगे आप उसको अगर देखेंगे तो हमेशा डेट एकदम नीचे लिखा होता है। तो इसका मतलब है कि जो पहला ऑप्शन है पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, यह गलत है। तिथि हमेशा नीचे लिखी जाती है। अगला प्रश्न, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि माता पिता कोई अपने पुत्र को पत्र लिख रहे हैं, उसमें अपने जो माता पिता हैं वो अपने पुत्र के लिए क्या अभिवादन करेंगे? सादर प्रणाम करेंगे? नहीं। जब पुत्र माता पिता को लिखेगा तब वो सादर प्रणाम करेगा या फिर सादर नमस्कार करेगा। लेकिन अगर माता पिता पुत्र के लिए पत्र लिख रहे हैं तो उसे आशीर्वाद देंगे, शुभ आशीर्वाद यानी अच्छे आशीर्वाद की कामना करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? मूल दीर्घ स्वर की बात करें तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सभी जो हैं मूल दीर्घ स्वर होते हैं। इसका उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छाटिए। इसमें से आपको शुद्ध शब्द छाटना है। सबसे पहले देखिए आगामी ना होकर यहाँ पे आगामी होगा। केंद्रीय में जो बड़ी की मात्रा होगी तब बनता है केंद्रीय। दीक्षा की बात करें तो दीक्षा पे बड़ी की मात्रा होगी, ऐसे होता है दीक्षा। अधीन शब्द यहाँ पे शुद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। तो बताइए, सांप्रदायिकता या फिर संप्रदायिकता, इसमें कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन आपको होने वाला है ये सांप्रदायिकता और सांप्रदायिकता में होने वाला है। हम आपको बता दें कि जो शुद्ध शब्द है वो है सांप्रदायिकता। अगला प्रश्न, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं? तो बात करें ये जितने भी प्रकार की संधि हैं ये मूलतः हैं आपके स्वर संधि के उदाहरण हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? यानी इसमें से किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है? अगर आप उज्ज्वल का संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा उत प्लस ज्वल। अगर उच्चारण का आप संधि विच्छेद करेंगे इसमें भी होगा उत प्लस चारण। अगर आप तथापि करेंगे तो ये होगा तथा प्लस अपि। अगर इसके बाद बात करें ऋग्वेद में ये होगा ऋग प्लस वेद। तथा के साथ यहाँ पे अपि जुड़ता है, इसमें हो जाता है स्वर संधि। अगला प्रश्न, सेना नायक में समास है। सेना नायक का जब आप समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा सेना का नायक। सेना का नायक ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। बात करें कौन सा तत्पुरुष है इसमें तो ये हो जाता है संबंध तत्पुरुष। अगला प्रश्न, चौराहा का सामासिक विग्रह क्या होगा? चौराहा शब्द का जब सामासिक विग्रह करते हैं तो इसमें सबसे पहले कौन सा समास होगा? तो ये हो जाता है द्विगु समास। अगर इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा 4 राहों का समाहार। जैसे एक राह इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, जब दोनों जहाँ पे क्रॉस करते हैं वहाँ पे बनता है चौराहा। अगला प्रश्न, अनुकरण में उपसर्ग कौन सा है? अनुकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है आप लोग बताइएगा। तो इसमें होगा अनु प्लस करण मिलके बनता है अनुकरण।
तो विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? अप उपसर्ग की बात किया गया है। अपराम नहीं होगा, अपजय यह भी नहीं है, अपरण यह भी नहीं है, जबकि अपमान जो है एक सही शब्द होगा, एक शुद्ध शब्द होगा। तो उपसर्ग अप जो है मान के पहले जुड़ सकता है, यह जुड़कर अपमान बन सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ई प्रत्यय निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द है जिसमें ई प्रत्यय नहीं लगा है? तो मंडली में मंडल प्लस ई मिलकर बना है, टोकरी में टोकर प्लस ई मिलकर बना है। लेकिन बात करें अगर नगरी की, नगर प्लस ई प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, केवल ई न होकर ई ये यहाँ पे प्रत्यय होता है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? धृष्ट, पृष्ठ, पंक या फिर पानिप। तो यहाँ पर पानिप शब्द जो है यह तत्सम न होकर ये तद्भव है। इसका जो अर्थ होता है ये होता है चमक। अगर बात का जो तत्सम होता है वो होता है पाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन तद्भव है। आग का आप लोग जानते ही होंगे अग्नि होता है, आग का जो तत्सम होता है वो होता है अग्नि। अवर, मंथज, वंश ये सभी जो हैं तत्सम होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आप लोग बताइएगा इसको, अभी हमने बताया है। तो ये हो जाएगा पाद शब्द। पाद शब्द तत्सम होता है, इसका जो तद्भव होता है वो होता है पानिप, और पानिप का अर्थ होता है चमक। अगला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर कौन सा भेद गलत है? यानी उत्पत्ति के आधार पर इस शब्द का कौन सा भेद गलत है? तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है, संकर होता है। लेकिन बात करें रूढ़ की तो यह उत्पत्ति के आधार पर नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? इसमें से कौन सा शब्द है जो किसी एक समूह को दर्शाता है? आप लोग इसके उत्तर बताइएगा। तो ये हो जाएगा कुंज। कुंज जो है एक गुच्छे को, एक समूह को दर्शाता है। पुस्तक शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है। सजावट जो होता है ये विशेषण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? द्रव्यवाचक संज्ञा का तात्पर्य होता है ऐसी संज्ञा जो किसी द्रव्य या पदार्थ से बनी हो, पदार्थ को नेतृत्व करती हो या फिर उसके बारे में बताती हो। पीतल एक द्रव्य होता है, लोहा भी द्रव्य है, सोना भी द्रव्य है, लेकिन मंडल जो है यह द्रव्य नहीं है। अगला प्रश्न, उसने पत्र लिखा, इसमें जो है रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद क्या है? उसने जो शब्द होता है, उसने, उसके, उसे, उसका, उसकी, ये सभी जो होते हैं इस संबंध को दर्शाते हैं। हम बताते हैं जैसे कि यह उसका कलम है, यह उसकी गाड़ी है, यह उसकी ज़मीन है, तो हम संबंध के लिए बताते हैं। इतना दूध लाए हो वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? इतना दूध जो शब्द है यह विशेषण के किसके अंतर्गत आएगा? तो ध्यान दीजिए, जब कभी भी किसी के नाप तौल की बात की जाती है तो वहाँ पर होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण बताता है ये दो प्रकार का होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। इतना जो है ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो किसी कार्य का होना या कराने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं क्रिया। क्रिया द्वारा ही हमें पता चलता है कि कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, इस सब का बोध होता है। विशेषण शब्द जो होते हैं वो विशेष की विशेषता बताते हैं। अगला प्रश्न, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। अगर इसमें आपको अव्यय ढूंढना हो तो आप कोई एक ऐसा शब्द हटाइए जिससे आपके वाक्य पर अभी जो है अंतर न पड़े। अगर यहाँ पे आप हमेशा शब्द हटाते हैं तो ये हो जाता है वह अपने भाई के गीत गाता रहता है। लेकिन यहाँ पे अव्यय हमेशा लग जाने से जब भी किसी वाक्य में अव्यय लगेगा तो अव्यय हमेशा उस वाक्य में किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए लगाया जाता है। जैसे इसका यह वाक्य था,
वह अपने भाई के गीत गाता रहता है। जैसे इसमें हमेशा शब्द लगा तो ये बन गया वह अपने भाई के गीत, मतलब हमेशा गाता रहता है। वो इस बात पर बल दिया है कि वह हमेशा अपने भाई के गीत गाते रहता है। तो इसमें जो अव्यय है वो विकल्प बी यानी हमेशा है। अगला प्रश्न, भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द क्या है? तो इसमें भी अगर आप बात करें तो यह भला शब्द भी अव्यय है। अव्यय जैसे भला हुआ, तक हुआ, भी हुआ, ही हुआ, ये सभी शब्द जो हैं अव्यय के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अनुपम का होता है अनूठा होता है, अनोखा होता है, अतुलनीय होता है, अपूर्व होता है। ये सभी जो हैं अनुपम के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो अनिल है, अनिल जो है ये हवा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? कामदेव का पर्यायवाची जो मुख्यतः पूछा जाता है वो होता है मनोज, मनसिज, इसके साथ साथ मार। मार शब्द भी कामदेव का पर्यायवाची है। ध्यान दीजिए, मार शब्द को परीक्षा में पूछ लेता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है पहचान पाना। अगला प्रश्न, अल्पज्ञ का विलोम क्या है? अल्पज्ञ का अर्थ होता है जो बहुत कम जानता हो, और बहुज्ञ का अर्थ होता है जो बहुत कुछ जानता हो। अर्थात जो इसका उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प सी, बहुज्ञ। अगर बात करें विज्ञ का, विज्ञ का अज्ञ हो जाता है। ये अज्ञ और विज्ञ एक दूसरे के विलोम हैं। अगला प्रश्न, अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? अनुग्रह, आप लोग इसके उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा अनुग्रह का विग्रह होता है। संग्रह अगर बात करें, संग्रह का होता है अपरिग्रह, अपरिग्रह। इसके बाद बात करें ग्रहण का, ग्रहण का मतलब होता है कोई चीज़ ग्रहण करना। अगर इसका विपरीत पूछे तो हो जाता है त्याग। अगला प्रश्न, वेद आर्यों के ग्रंथ हैं। तो बताइएगा वेद आर्यों के कैसे ग्रंथ हैं? इसका उत्तर होगा आदि। वेद जो हैं ये आर्यों के आदि ग्रंथ हैं। आदि ग्रंथ ऐसे ग्रंथ को कहा जाता है जो सबसे प्राचीन हो। अगला प्रश्न, मनुष्य जीवन की रिक्त स्थान को भरना है मनोवेगों के कारण होती है। यानी जो मनुष्य की जो जीवन होती है वो मनोवेगों के क्या करने के कारण होता है? तो ये होता है सार्थकता। मनुष्य जीवन की जो सार्थकता होती है वो मनोवेगों के कारण होती है। जो अपने मनोवेगों पर नियंत्रित कर लेता है उसका जीवन सरल हो जाता है। जो अपने मनोवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है उसका जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न, अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य चुनना है। इसमें से आप लोग बताइएगा अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा विकल्प सी, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके या फिर जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए होता है एक शब्द अवर्णनीय। अगला प्रश्न, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है। तो आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो ये होगा अवीरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ जाएगा। तो आप लोग असहाय पर जा सकते हैं या फिर अबला पर जा सकते हैं, लेकिन अवीरा शब्द यहाँ पर एक वाक्य, इस वाक्य के लिए एक शब्द अवीरा है। आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे पुत्र है, न पुत्र है न पति है, यानी कोई भी वीर नहीं है, तो यह हो जाएगा अवीरा। अगला प्रश्न, गहरी नींद में सोना, यह मुहावरा आप लोगों पर लागू होता है, हमारे भी ऊपर लागू होता है। हमें अक्सर बोला जाता है कि घोड़े बेचकर सो रहा है। तो घोड़े बेचकर सोना अर्थात गहरी नींद में सोना मुहावरे का उचित अर्थ है। अगला प्रश्न, हाथ न आना, कोई बहुत इधर उधर छटक रहा हो तो हम उसके लिए बोलते हैं ये हाथ नहीं आ रहा है। जिस दिन हाथ में आ जाए तो बताते हैं। तो हाथ ना आने का अर्थ होता है कि वह पकड़ में ही नहीं आ रहा है। हाथ ना आने का अर्थ है पकड़ में ना आना। अगला प्रश्न, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, यानी जब आप बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, तो वो आपका कहते हैं कि चोटी का पसीना एड़ी तक आना, यानी जो सर का पसीना होता है वो पैर की एड़ी तक आ जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा कड़ा परिश्रम करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है? तो ध्यान दीजिए, जब कभी भी वाक्य के बीच में जो, जिसे, जिसमें ऐसे शब्द अगर आते हैं तो निश्चित ही उसमें एक उपवाक्य होता है। ऐसे शब्दों के बाद जैसे बैल ने मारा,
या फिर अनेक वक्ता बोले, नई है, तो ये उपवाक्य है जो मेन वाक्य जो मुख्य वाक्य होता है उस पर आश्रित होते हैं। इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है, तो इसमें हो जाएगा विकल्प सी, वह परिश्रम ही नहीं वरन ईमानदार भी है। वरन या फिर बोलते हैं इसलिए, या फिर इसके अलावा अगर हम बोलते हैं और, या, तथा, ये सभी शब्द जो होते हैं इस संयुक्त जो वाक्य होता है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, कंजक्शन के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर क्या होगा? आप लोग इसको देखिए और उत्तर बताइए। यद्यपि वह पंडित है मतलब कि वह पंडित है, यद्यपि मतलब किंतु हठी है, तो विकल्प ए ही इसका सही उत्तर है। वह पंडित है किंतु हठी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें से कौन सा वाक्य है जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है? तो आप देखिए, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। एक पान की दुकान होती है? नहीं होती है। एक पान की इसमें भी है, ये भी नहीं है। एक पानों की, यह भी नहीं है। अर्थात एक पान की नहीं बल्कि पान की एक दुकान है, यह सही होता है। तो विकल्प डी जो है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, यह सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य या फिर कह सकते हैं कर्म वाक्य वाला वाक्य चुने। यहाँ पे वाच्य भी हो सकता है, कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। तो यहाँ पे होगा ऐसे वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, उसे कहते हैं कर्मवाच्य, जिसमें कर्ता जो होता है वो मुख्य भूमिका में न होकर कर्म मुख्य भूमिका में होता है। पत्र लिखा जाता है, इसमें जो होता है यही विकल्प सही होगा। बाकी अगर बात करें, राम पुस्तक पढ़ता है में, राम जो ये कर्तवाच्य हो जाएगा। मुझसे बैठा नहीं जाता, यह भाववाच्य हो जाएगा। सीता पत्र लिखती है, तो यह भी कर्तवाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, को किस कारक का परसर्ग है? यानी को शब्द जो होता है किस कारक की विभक्ति होती है? कर्ता का ने होता है, कर्म को होता है, करण से होता है, संप्रदान के लिए आपादान से होता है। तो यहाँ पे जो विकल्प बी है, कर्म कारक की जो उपसर्ग है यह को होता है, यानी विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, निर्मल अंश के लिए टिफिन लाया। यहाँ पर जो के लिए शब्द है बताना है कि कौन सा कारक है। अभी हमने बताया कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, अलगाव के संबंध में का के होता है। तो यहाँ पे जो होता है के लिए है, तो ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। संप्रदान कारक में को विभक्ति भी होती है और इसके साथ साथ के लिए भी होता है। इसमें जो के लिए होता है वो किसी व्यक्ति के लिए जो कोई कार्य करता है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आप लोग बताइएगा कौन सा स्त्रीलिंग है। पंडित का पंडिताइन हो जाता है। आचार्य शब्द पुल्लिंग है, ये आप लोग जानते ही हैं। हंस का हंसनी हो जाता है। बात करेंगे ऋतु का, तो ऋतु की बहार आई है, तो ऋतु शब्द जो होता है यह स्त्रीलिंग होता है। बाकी सभी शब्द पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा? तो शुद्ध शब्द है, जब इसके पीछे आप जन जोड़ेंगे तो यह बन जाता है शुद्ध जन। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सीता सो रही थी वाक्य का काल है। इसमें कौन सा काल है? सीता अभी सो ही रही थी, उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो यह हो जाएगा अपूर्ण भूत। सो रही थी जो शब्द है ये पहचान ही है कि वाक्य जो है भूतकाल का है। तो अपूर्ण भूत है, वह सो रही थी यानी अभी भी सो रही थी, इसका मतलब है वह उसका सोना भी पूर्ण नहीं हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में निपात का उदाहरण कौन सा है? निपात ऐसे शब्द होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। यह जो होता है किसी शब्द में किसी वाक्य में किसी शब्द पर बल देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे सा शब्द है, यह निपात है। भी शब्द निपात होता है। ही शब्द निपात होता है। तक निपात होता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो निपात के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। अगला प्रश्न, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? तो आप लोग इसको देख के ही पहचान गए होंगे
कि यहाँ मैंने शब्द जो है ये गलत तरीके से उपयोग हुआ है। यहाँ पर मुझे शब्द उपयोग होना चाहिए कि मुझे घर जाना था। अगला प्रश्न, भारत में हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? आप लोग इसके उत्तर दीजिए। तो ये हो जाता है अनुच्छेद 343 का पहला। 343 का पहला कहता है कि भारत के जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और इसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। अगर बात करें कि कब घोषित किया गया था या फिर कब जो है राजभाषा के रूप में इसे मान्यता दी गई थी, तो ये है 14 सितंबर 1949 और 14 सितंबर 1953 से राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो ये है जयपुरी। जयपुरी जो है यह जयपुर राजधानी है जयपुर की, वहाँ की बोली है। कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, यह जो होता है पश्चिमी हिंदी की बोली है और ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अगला प्रश्न, कठिन प्रशिक्षण के बावजूद बहुत कम नेता बनते हैं। वाक्य की जो है उचित अंग्रेजी का अनुवाद आपको बताना है। ऐसे प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों को जरूर करिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न जो होते हैं बहुत आसानी से हो जाते हैं और आजकल परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। कठिन प्रशिक्षण के बावजूद बहुत कम नेता बनते हैं। अगर इसका आप अंग्रेजी में करने जाएंगे तो ये हो जाएगा, डिस्पाइट रिगरस इंस्ट्रक्शन वेरी फ्यू लीडर्स आर प्रोड्यूस्ड। विकल्प भी सही होगा। अगला प्रश्न, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेस, इसका हिंदी में आपको अनुवाद बताना है। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, नेचुरल वाटर सोर्सेस का मतलब होता है कि प्राकृतिक जल स्रोतों का कंजर्वेशन यानी संरक्षण। तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। तो आज के 50 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। देखिए अब ज़्यादा समय आप लोगों के पास है नहीं, इसलिए हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा विश्लेषण न करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आपको तो कराएं और जो बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन हो उसी को विश्लेषण किया जाए। समय को देखते हुए जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कराने हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।